आदाब वसलाम प्यारे बच्चों। यहाँ पे इस वीडियो के अंदर हम फ्रीडम स्ट्रगल मोमेंट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो बहुत सारे एग्ज़ामों के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर रहता है। ये अगर इंडियन हिस्ट्री और इसके किसी भी पेपर के अंदर अगर इंडियन हिस्ट्री जो है लिखी होगी तो आपको समझना होगा कि फ्रीडम स्ट्रगल मोमेंट जो है, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और उन्हीं एग्ज़ाम में पूछे गए तमाम सवालात के जवाब यहाँ पे आपके सामने हम लेके आए हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग जो है ये चैप्टर रहने वाला है आज। तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो के अंत तक बने रहिए। इसमें थोड़े से हम यहाँ पे कंटेंट पढ़ेंगे पहले कि हमने इस तमाम वीडियो के अंदर जो है क्या क्या चीज़ों को हमने कवर करना है। तो यहाँ पे आपका मटेरियल जो है बहुत बारीक और बहुत सलीस और बहुत अच्छे अंदाज में, और हर एक क्वेश्चन जो है, हर एक टॉपिक जो है यहाँ पे कवर होगा, और ऐसे जैसे टॉपिक्स जो आमतौर पर एग्जाम में पूछे जाते हैं आप देखेंगे खुद। ठीक है, जैसे आप चैप्टर को शुरू करेंगे, आप पढ़ेंगे, इसको पूरा देखेंगे तो आपको खुद पता चलेगा कि इसमें किस किस्म का जो है कंटेंट यहाँ पे रखा गया है। तो आपसे गुजारिश मजीद रहेगी, अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, वीडियो को ज़्यादा शेयर और लाइक कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम फ्रीडम स्ट्रगल मोमेंट्स के बारे में, इसका जो है इस सीरीज़ का जो पहला वीडियो यहाँ पे हम आपके सामने लेके आए हैं। तो यहाँ पे सब इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल्स ऑफ फोर्ट विलियम इन बंगाल, जैसे फोर्ट विलियम जो है पहले बना जब ईस्ट इंडियन कंपनी जो यहाँ पे आई थी, तो उसके बाद फोर्ट विलियम जो यहाँ पे बनाया गया था, तो उसका जो तमाम जो चीज़ें हैं वहाँ से जो हिस्ट्री शुरू होती है ईस्ट इंडियन कंपनी की। तो सर हम इसका बैकग्राउंड भी थोड़ा सा पढ़ेंगे, किस तरीके से आई, कब आई। उसके बाद हम इसके जो फ्रीडम स्ट्रगल मोमेंट्स हैं, जो हिंदुस्तान के बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स ने यहाँ पे की हुई है, उन तमाम चीज़ों के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो यहाँ पे इस कंटेंट के अंदर अगर हम पढ़ेंगे तो रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1773 के बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए जिस तरीके से यहाँ पे आप देखेंगे नेम और पीरियड यहाँ पे दिया है, वैरन हेस्टिंग के बारे में दिया है। 1774 और 1785 तक ये रहे हैं गवर्नर जनरल। उसके बाद एरल, उसकी कॉर्नवेलिस, जिसे यहाँ पे आप टाइम देख सकते हैं। उसके बाद रिचर्ड वेलेस्ले, एरल ऑफ मॉर्निंगटन। ठीक है, इसका आप यहाँ पे पीरियड हम आगे पढ़ेंगे भी। ठीक है, मार्क्वेस कॉर्नवेलिस, उसके बाद सेकेंड टाइम गवर्नर जनरल रहे, और मार्क्वेस ऑफ हेस्टिंग। उसके बाद इसलिए नहीं, उसकी बहुत सारी जो चीज़ें हैं इंडिया के कंटेक्स्ट में, तो वो तमाम चीज़ें इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। उसके बाद लॉर्ड विलियम बेंटिक के बारे में, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, जो चार्टर एक्ट आया था 1833 में। उसके बाद लॉर्ड विलियम बेंटिक के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा सा, उसके बाद और मजीद। उसके बाद एरल ऑफ डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग के बारे में पढ़ेंगे, जनरल एन वायसराय। उसके बाद जब 1857 में जब जो किसकी प्लेसी की लड़ाई हुई थी, उसके बाद यहाँ पे वाइसराय जो है कन्वर्ट हो गए थे गवर्नर जनरल से, फिर वाइसराय जो है यहाँ पे रहने लगे। उसके बाद लॉर्ड कैनिंग फिर आए थे, फिर बैरन आए थे, को लिंटन भी कहते हैं, और ये शायद आपने हिस्ट्री में देखा भी नहीं होगा, रिपन आए थे। उसके बाद लॉर्ड कर्जन आए थे। उसके बाद क्लेमफोर्ड, जिस तरीके से आप देखें क्लेमफोर्ड रिफॉर्म जो है 1919 में आया था। ठीक है, इसके बारे में इरविन आए थे। उसके बाद वेलिंगडन आए थे। उसके बाद लिनेंगू, उसके बाद माउंटबेटन, जो लास्ट पे माउंटबेटन आए थे। उसके बाद यहाँ पे देखो आप एक एक करके हम यहाँ पे पढ़ेंगे इन तमाम चीज़ों के बारे में। इंडियन अंडर द इंग्लिश ईस्ट इंडियन कंपनी, वैरन हेस्टिंग जो 1772 और 1785 में। उसके बाद लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं, हमें क्या क्या इससे हमें सीख मिलेगी। इन तमाम चीज़ों को पढ़ने के बाद हमें किन किन चीज़ों के बारे में पता चलेगा। उसके बाद सबसे पहले हमें पता चलेगा ग्रोथ ऑफ ईस्ट इंडियन कंपनी और रूल इन इंडिया, यानी कि किस तरीके से ईस्ट इंडियन कंपनी की जो ग्रोथ हिंदुस्तान के कंटेक्स्ट में, और उसके बाद रूल तक जो है। उसके बाद पहले ईस्ट इंडियन कंपनी यहाँ पे एस्टेब्लिश होती है, उसके बाद वो रूल ही करने लगते हैं। सीधे फरमान जो है वो कहाँ से आता है, ब्रिटिश क्राउन से ही आता है फरमान एंड पे। ठीक है, उसके बाद रिफॉर्म इंट्रोड्यूस बाय द फर्स्ट गवर्नर जनरल वैरन हेस्टिंग के बहुत सारे रिफॉर्म्स के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। उसके बाद प्रोविजन पढ़ेंगे, मेरिट्स पढ़ेंगे, डिफेक्ट्स पढ़ेंगे, और रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1773 के बारे में। ठीक है, उसके बाद एक्सपेंशन पॉलिसी ऑफ वैरन हेस्टिंग, द फर्स्ट मराठा वार, सेकंड मैसूर वार के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे हम। उसके बाद पीट्स इंडियन एक्ट ऑफ 1784, पीट्स इंडियन एक्ट जो आया था वो 1784 में, उसके बारे में यहाँ पे पढ़े। इम्पीचमेंट ऑफ वैरन हेस्टिंग, इन इम्पीचमेंट जो उसको हुई थी वैरन हेस्टिंग को, तो वो तमाम चीज़ें यहाँ पे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बैकग्राउंड थोड़ा सा देखेंगे कि ईस्ट इंडियन कंपनी जो हिंदुस्तान के अंदर कब आती है और क्यों आती है। ठीक है, कहते हैं द इंडियन ईस्ट इंडियन कंपनी वॉज एस्टेब्लिश्ड ऑन 31 दिसंबर 1600 एज पर द रॉयल चार्टर इशूड बाय द क्वीन ऑफ इंग्लैंड, एलिजाबेथ थी एलिजाबेथ फर्स्ट। ठीक है, तो सबसे पहले 1600 में एक चार्टर जो है वो इशू होता है, कहाँ से, ब्रिटिश क्राउन से, और उस वक्त जो क्वीन थी इंग्लैंड की वो एलिजाबेथ फर्स्ट थी। तो ये भी चीज़ आपने याद रखना, 31 दिसंबर को ये चार्टर जो है वो इशू हुआ। द कंपनी हैड सेंड कैप्टन हॉकिन, और कंपनी क्या करती है वो अब कंपनी को वहाँ पे क्या मिलती है, एक रॉयल चार्टर मिलता है कंपनी को, तो कंपनी जो है भेजती है हॉकिन को टू द कोर्ट अदर मुगल एम्पर जहांगीर। और उस वक्त जो यहाँ पे मुगल एम्पर थे वो जहांगीर थे,
तो लेकिन क्या होता है, कुछ चीज़ें ऐसी हो गई, लड़ाइयाँ वगैरह हो गई, तो 1608 में जो है यहाँ पहुँचते हैं जहांगीर के कोर्ट में, और वहाँ पे परमिशन जो है उनको मिल जाती है एस्टेब्लिश फैक्ट्री इन स्टोर हाउस ऑफ गुड्स एट सूरत। यानी कि उसको पहले जहांगीर तो पहले मान नहीं रहे थे, उसका फरमान लेके आए थे, लेकिन जहांगीर ने माना नहीं था किसी वजह से। उसके बाद 1608 में उन्होंने परमिशन दे दी, सूरत के अंदर आप एक फैक्ट्री जो है आप खोल सकते हैं, जहाँ पे एक स्टोर हाउस रहेगा तमाम चीज़ों का जो आप खरीदेंगे, उसके बाद वहाँ पे आप जमा कीजिए उन चीज़ों को और भेज दीजिए अपने मुल्क ब्रिटेन। इट वॉज टर्न डाउन इनिशियली। सबसे पहले इसको, हाँ हाँ, सबसे पहले जब बताया गया कि आपको परमिशन है, उसके बाद फिर से इसको टर्न डाउन, नीचे इनिशियली आमतौर पर उसको नहीं माना गया, तो लेकिन 1613 में जहांगीर इशूड द फरमान परमिटेड द ईस्ट इंडियन कंपनी टू एस्टैब्लिश इट्स फर्स्ट ट्रेडिंग पोर्ट एट सूरत। यानी कि पहले तो ट्रेडिंग पोर्ट के लिए, तो फैक्ट्री के लिए तो उन्हें 1608 में मान लिया था, लेकिन ट्रेडिंग पोर्ट यानी कि जहाँ से, जिस पोर्ट से, जिस शिप से ये जाते थे फिर सामान लेके ब्रिटेन, तो पहले तो उन्होंने क्या कहता, मना कर दिया था, लेकिन उसके बाद उसको परमिशन मिल गई उनको, ईस्ट इंडियन कंपनी को, तो सूरत के अंदर एक एस्टेब्लिश करने का, एक पोर्ट एस्टेब्लिश करने का उनको परमिशन मिल जाती है। उसके बाद उसी के साथ सर थॉमस रॉय ऑब्टेन मोर ट्रेडिंग राइट्स एंड प्रिविलेज फॉर ईस्ट इंडियन कंपनी अकॉर्डिंग टू द ईस्ट इंग्लिश सेटअप बिजनेस सेंटर एट आगरा। उसके बाद और भी जो है इनको फरमान मिल जाते हैं, उनके राइट्स मिल जाते हैं जहांगीर के कोर्ट ऑफ जहांगीर से, तो फिर वो बिजनेस का सेंटर जो है वो रख लेते हैं कहाँ पे, आगरा के अंदर, ठीक है, अहमदाबाद में मेरे बरोज के अंदर भी रख लेते हैं। और अब आहिस्ता आहिस्ता स्लोली द ईस्ट इंडियन कंपनी सक्सीडेड इन एक्सपेंडिंग इट्स एरिया ऑफ ट्रेड। और आहिस्ता आहिस्ता क्या होने लगा कि ये कामयाब होने लगी, जो ईस्ट इंडियन कंपनी थी ये कामयाब होने लगी अपने इस ट्रेड को क्या करने के लिए, और ज़्यादा कुशादा करने के लिए कामयाब हो जाती है यहाँ पे, ठीक है। और 1639 में क्या होता है कि फ्रांसिस डे एस्टैब्लिश द सिटी ऑफ मद्रास एंड कंस्ट्रक्टेड द फोर्ट एस्ट जॉर्ज। यानी कि फोर्ट जॉर्ज जो है यहाँ पे एस्टैब्लिश हो जाता है, वन ऑन द वेस्ट कोस्ट, वेस्ट के कोस्ट पर, ठीक है, साहिल पर। द कंपनी ऑब्टेन बम्बई ऑन दीज फ्रॉम देयर किंग चार्ल्स सेकंड फॉर ए रेंट ऑफ 10 पाउंड्स पर एनम इन 1668। 1668 में बम्बई में चार्ल्स सेकंड थे किंग, उसने इसको इनको लीज पे दे दी अब कुछ जमीन का टुकड़ा, ठीक है। तो कब, 1668 में। तो किसने दिया, चार्ल्स सेकंड ने दे दिया। बाय द ईयर 1690 में क्या होता है, जॉब चरनॉक जो थे एजेंट ऑफ द ईस्ट इंडियन कंपनी परचेज 3 विलेजेस नेमली सतानुती, गोविंदपुर और कालीकता। जो है ये 3 विलेज जो है वो क्या करते हैं, परचेज ने खरीदते हैं ईस्ट इंडियन कंपनी के लिए, एक एजेंट के तौर पर इनको भेजा गया था, तो ये खरीद लेते हैं, विच इन कोर्स ऑफ टाइम ग्रीव इनटू द सिटी ऑफ कलकत्ता। और कालीकटा जो था ये फिर बाद में क्या होती है, एक सिटी, एक अच्छी सिटी में क्या होती है, ग्रीव होती है, ग्रो होती है, तो इसको नाम रखा कोलकाता। इट वॉज फोर्टिफाइड बाई जॉर्ज चरनॉक हु नेम्ड इट फोर्ट विलियम आफ्टर द किंग, इंग्लिश किंग विलियम थर्ड। विलियम थर्ड थे उस वक्त जो है किंग थे, तो उसको जो फोर्ट विलियम उसने बनाया था, तो फोर्ट विलियम ही रखा इसलिए नाम, ताकि उस वक्त जो किंग थे ब्रिटेन के वो थे विलियम थर्ड। उसके बाद क्या चीज़ें होती, द फैक्ट्री एंड ट्रेडिंग सेंटर विच द इंग्लिश एस्टैब्लिश ऑल अलॉन्ग द सी कोस्ट ऑफ इंडिया वर ग्रुप्ड अंडर 3 प्रेसिडेंसी नेमली बॉम्बे, मद्रास एंड कोलकाता। अब देखो इन जो कोस्ट इनने वहाँ पे जो सी कोस्ट एस्टैब्लिश जो किए थे ईस्ट इंडियन कंपनी ने, तो उनको ग्रुपिंग की गई, अलग अलग प्रेसिडेंसीज में इनको रखा गया, तो बम्बई, मद्रास और कोलकाता जो है 3 प्रेसिडेंसीज जो बनाई गई, तो नाम रखा उनको, एक का बम्बई, दूसरे का मद्रास और तीसरे का कोलकाता। उसके बाद सबसे पहली लड़ाई यहाँ पे होती है आफ्टर द बैटल ऑफ प्लेसी। में प्लेसी की लड़ाई के बाद, और कब होती है, 1757। यहाँ के आगे ही हमने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे फ्रीडम स्ट्रगल मोमेंट में पढ़नी है। अब थोड़ा सा हिस्ट्री हमने पीछे पढ़ा कि क्या क्या चीज़ें हुई, थोड़ी बहुत जो एग्जाम में पूछी जाती है वही हमने यहाँ पे कवर करने की कोशिश की। उसके बाद दूसरी लड़ाई यहाँ पे बैटल ऑफ बक्सर लड़ाई होती है 1764 में। द कंपनी बिकम द पॉलिटिकल पावर, यानी कंपनी को क्या मिल जाती है वहाँ पॉलिटिकल पावर, क्योंकि ये जंगें जो है जीत जाते हैं, ये बैटल जो है वो जीत जाती हैं, जिसकी वजह से इनको पॉलिटिकल पावर मिल जाती है। और इनके पास लोगों को भी, बाकी जो अलग अलग रीजन्स के जो महाराजा हुआ करते थे, उनको भी ये चीज़ जहन में बैठ गई अब कि ये जो है ये थोड़े हमसे पावरफुल हैं, और पावरफुल क्या थे, इनके पास अच्छे हथियार थे लड़ने के लिए, तो उसकी वजह से ये पावरफुल बन जाते हैं। और इनकी ट्रीटीज जो थी बड़ी ज़बरदस्त थी, इनका जो लड़ने का जो अंदाज था वो एडवांस किस्म का था, जिसकी वजह से यहाँ पे ये बैटल और प्लेसी की लड़ाई जो है यहाँ पे दोनों ये जीत लेते हैं, ठीक है। इंडिया वाज अंडर द ईस्ट इंडियन कंपनी रूल टिल 1858, और इंडिया जो है वो किसके अंडर आ जाता है, ईस्ट इंडियन कंपनी के कब तक, 1858 तक, व्हेन इट केम अंडर द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ब्रिटेन क्राउन, यानी कि डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ब्रिटिश क्राउन के अंदर ये आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद रॉबर्ट क्ल्यू वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ फोर्ट विलियम अंडर द कंपनी रूल के अंदर जो है वो पहले गवर्नर कौन बन गए, रॉबर्ट क्ल्यू। ही वाज सक्सीडेड बाय वेलिस्ट, उसके बाद वेलिस्ट आते हैं, एंड
कॉर्टियर, उसके बाद कॉर्टियर भी आते हैं। इन 1770 द कंपनी अपॉइंटेड वारेन हेस्टिंग एज द गवर्नर ऑफ फोर्ट विलियम। देखो उसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट और मखसूस और इससे जो सवाल पूछे जाते हैं ये आते हैं कब, 1772 में अपॉइंट किए जाते हैं गवर्नर ऑफ फोर्ट विलियम, और नाम इनका था वारेन हेस्टिंग। उसके बाद इनके बारे में हमने थोड़ा सा मजीद पढ़ना, रिफॉर्म्स क्या क्या इनने लाए थे आने के बाद। कहते हैं व्हेन हेस्टिंग अज्यूम्ड द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द बंगाल इन 1772 ही फाउंड इट इन उत्तर कयास, यानी कि उसने कयास बहुत सारे किए। द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंट्री बिकम वर्स एंड डिफिकल्टीज वर इंटेंसिफाइड बाय फेमाइन। देखो अब जो फाइनेंशियल कंडीशन थी कंपनी की, अब क्योंकि अब फाइनेंशियल कंडीशन क्यों थी कि जो उस वक्त जो लगाए गए यहाँ पे जो उनके मुलाजिम थे, उनके जो गवर्नर जनरल थे वो थोड़े करप्ट थे, उसकी वजह से क्या होता है कि फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी सी खराब हो जाती है। और क्या चीज़ें होती है अब पढ़ेंगे भी आगे कि जिस एरिया को ये कैप्चर करते थे वहाँ के जो नवाब होते थे उनको कुछ मंथली सैलरी भी देते थे बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो उसकी वजह से भी जो फाइनेंशियल कंडीशन थी वो थोड़ी जो है खराब हो गई थी, बिगड़ गई थी। और उस वक्त जो बहुत सारे फेमाइन भी आए थे, बहुत सारी ऐसे जो है वो जानलेवा बीमारियां जो है फैली हुई थी, उसकी वजह से भी काफ़ी नुकसान हो गया था कंपनी को। देयरफॉर वारेन हेस्टिंग रियलाइज द इमीडिएट नीड फॉर इंट्रोड्यूसिंग रिफॉर्म्स। तो उसने रियलाइज किया, उसने ये चीज़ पहचान ली कि हमें जल्दी जो है रिफॉर्म लाने की ज़रूरत यहाँ पे पड़ रही है ताकि हमारी जो कंपनी की जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो थोड़ी सी बेहतर हो सके। तो एबॉलिशन ऑफ ड्यूअल सिस्टम, देखो सबसे पहले जो रिपन ने लाया था शायद, है ना, रॉबर्ट क्ल्यू ने लाया था जो ड्यूअल सिस्टम था, उसको सबसे पहले यहाँ पे सोचा वारेन हेस्टिंग ने, इसको हम एबॉलिश करेंगे, मतलब इसको हम खत्म करेंगे। कहते द ईस्ट इंडियन कंपनी डिसाइडेड टू एक्ट एज दीवानी एंड टू अंडरटेक द कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू बाय इट्स ओन एजेंट्स। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या चीज़ यहाँ पे करता है वारेन हेस्टिंग, वो जो रेवेन्यू जनरेट होता था और जो उसके बाद जो कलेक्ट होता था रेवेन्यू, तो वो किसी और से जो है कलेक्ट कराते थे। लेकिन यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे जब ड्यूअल सिस्टम को खत्म करने के लिए सबसे पहले जो दीवानी था, मतलब कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू जो था, वो सबसे पहले अपने जो ईस्ट इंडियन कंपनी के एजेंट्स थे उन्हीं को इजाजत देगी कि आप भी इस रेवेन्यू को क्या कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं। Hence the ड्यूअल सिस्टम इंट्रोड्यूस बाय रॉबर्ट क्ल्यू। रॉबर्ट क्ल्यू ने जो ड्यूअल सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था, देखो सबसे पहले ये भी क्वेश्चन आता है कि ड्यूअल सिस्टम किसने इंट्रोड्यूस किया था, रॉबर्ट क्ल्यू इसका आंसर। उसके बाद एबॉलिश किसने किया था, तो उसको वारेन हेस्टिंग आपने बताना है। वाज एबॉलिश, इसको खत्म किया ड्यूअल सिस्टम को जो रॉबर्ट क्ल्यू ने लाया था। एज ए मेजर टू इंप्रूव द फाइनेंसेस ऑफ द कंपनी, वारेन हेस्टिंग रिड्यूस्ड द नवाब्स अलाउंसेस ऑफ 32 lakhs of rupees to half that amount। अब जो रेवेन्यू, तो एक तो सबसे पहले अपने एजेंट्स को भेजा गया कलेक्ट करने के लिए, और दूसरी चीज वारेन हेस्टिंग ने जो नवाब को क्या मिलते, अलाउंसेस मिलते थे, और वो भी कितने 32 लाख रुपीज मिलते थे, उसको रिड्यूस करके बिल्कुल हाफ पिलाया, मतलब 16 लाख पिलाया। He also stopped the annual payment of 26 lakh given to the मुगल एम्पर, और मुगल एम्पर को जो 26 लाख एनुअली जो पेमेंट मिलती थी वो भी क्या कर दी थी, स्टॉप कर दी गई कि हमें आपको पेमेंट देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारी जो कंपनी की जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो थोड़ी सी बिगड़ चुकी है। उसके बाद रेवेन्यू रिफॉर्म्स क्या लाए, कहते हैं कि ड्यूअल सिस्टम को एबॉलिश करने के बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू फेल ऑन द शोल्डर्स ऑफ द कंपनी, यानी कंपनी के कंधों पे ये जिम्मेदारी आ गई कि इनने क्या करना था, इन्हें इस रेवेन्यू को अब क्या करना है, कलेक्ट करना है। फॉर दिस पर्पस ए बोर्ड ऑफ रेवेन्यू वाज एस्टैब्लिश्ड एट कोलकाता। एक बोर्ड बनाया गया, यानी जिसमें बहुत सारे मेंबर्स रखे गए, तो वहां पे उनकी जो है वो मीटिंगें होती थी कि, और कलकत्ता के अंदर इसको एस्टैब्लिश भी कर दिया गया टू सुपरवाइज, यानी कि इसको देखेंगे, इस कलेक्शन को देखेंगे कि किस तरीके से इसकी कलेक्शन होती है, कितनी होती है, इसमें करप्शन तो नहीं ज्यादा हो रही, ठीक है। इंग्लिश कलेक्टर्स वर अपॉइंटेड इन ईच डिस्ट्रिक्ट, और हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर इंग्लिश कलेक्टर्स को क्या क्या अपॉइंट किया गया। द ट्रेजरी वाज रिमूव्ड फ्रॉम मुर्शिदाबाद टू कोलकाता, और मुर्शिदाबाद से ट्रेजरी को भी रिमूव किया गया, यानी कि जो पैसे का जो हिसाब किताब रखते थे कोलकाता के अंदर उसको लाया गया। एंड द अकाउंटेंट जनरल वाज अपॉइंटेड, और अकाउंटेंट जनरल भी वहां पे अपॉइंट किया जाता है। कलकत्ता दस बिकम द कैपिटल ऑफ बंगाल इन 1772, और इस वजह से कोलकाता जो है क्या बन जाती है, बंगाल की कैपिटल बन जाती है। कब, 1772 में, जब वारेन हेस्टिंग जो है यहाँ पे गवर्नर जनरल बन जाते हैं। एंड शॉर्टली आफ्टर द ब्रिटिश इंडिया, और उसके बाद जो है ब्रिटिश इंडिया, यानी कि सारा जो इंडिया है ब्रिटिश के कब्जे में आ जाता है। द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू फॉर्म्ड out of the land of by auction for a period of 5 years instead of 1 year in order to find out their real value। अब देखो लैंड का जो ऑक्शन होता था वो हर साल 1 साल के बाद होता, लेकिन यहाँ पे इसको भी क्या कर दिया गया, इसको भी चेंज कर दिया गया 5 साल का, ताकि लैंड की थोड़ी वैल्यू बढ़ सके 5 सालों के अंदर। जमींदार वाज गिवन प्रायोरिटी इन द ऑक्शन, और सबसे पहले जो जमींदार थे उनको क्या दी गई, प्रायोरिटी दी गई ऑक्शन के अंदर, वो बोली दे सकते हैं, यानी ऑक्शन पे बोली, ठीक है। और सर्टन गुड्स मेजर्स वर टेकन फॉर सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द पीजेंट्स, और कुछ जो है मेजर्स, यानी कुछ नापने के आले जो है अच्छे रखे गए ताकि
जो पीजेंट्स का इंटरेस्ट है, मतलब किसानों का जो इंटरेस्ट है वो बचा रहे, ठीक है। आर्बिट्ररी केसेस, सेसेस एंड अनरीजनेबल फाइन्स वर एबॉलिश्ड, नहीं आर्बिट्ररी जो सेसेस वगैरह रखे थे, अनरीजनेबल फाइन जो रखे थे उनको भी खत्म किया गया। बिसाइड्स रिस्ट्रिक्शन और इम्पोज्ड ऑन द इनहांसमेंट ऑफ रेंट, और कुछ रिस्ट्रिक्शन भी लगाई गई जो इम्पोज की गई, किसके लिए, रेंट को इनहांस करने के लिए उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया। यट द सिस्टम वाज, हालांकि ये सिस्टम जो है एक फेलियर भी रहता है इस सिस्टम का। मेनी जमींदार डिफॉल्टेड एंड द एरर्स ऑफ रेवेन्यू एक्यूमुलेटेड, और जो रेवेन्यू उनके पास जो है वो निकलता था फिर उन कंपनी को देने के लिए, उसकी वजह से भी तो थोड़ा सा डिफॉल्ट यहाँ पे देखने को मिला है। अच्छा, उसके बाद रिऑर्गेनाइजेशन ऑफ जुडिशियल सिस्टम को भी क्या किया यहाँ पे तब्दील करते हैं। थोड़ा सा देखिए, हम देखेंगे कि उसको तब्दील करने की जरूरत भी क्या पड़ी हमें यहाँ पे इंडियन के कंटेक्स्ट में। उस वक्त के जो वारेन हेस्टिंग थे उनको जरूरत क्यों पड़ी, ये भी थोड़ा सा हम यहाँ पे देखेंगे। कहते हैं जुडिशियल सिस्टम एट द टाइम ऑफ वारेन हेस्टिंग एसेंडेंसी वाज अ स्टोर हाउस ऑफ द अब्यूजेस, यानी बहुत सारे गुनाहों का एक स्टोर हाउस बन चुका था। द नवाब हु वाज हेथर टू द चीफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द जस्टिस, यानी कि जो नवाब थे वो रखे गए कि इंसाफ देंगे, एडमिनिस्ट्रेटर किसके, इंसाफ के एडमिनिस्ट्रेटर रखे गए, लेकिन उसका जो पावर का जो है वो मिसयूज करते थे। ऑफन हिज जजमेंट वर केयरलेस, उनकी जो जजमेंट थी, उनका देखने का अंदाज था वो बगैर किस केयरलेस था, ठीक है। द जमींदार हु एक्टेड एज जज एट लोअर लेवल, जमींदार जिनकी आसजी जमीन हुआ करती थी, जो मतलब माने जाते थे उस वक्त के अमीर अपनी जगहों पर, ठीक है, तो वो एक जज का काम जो है अपने लोकल लेवल पे करते थे, लोअर लेवल पे, ठीक है। देयर ओन एरियाज वर हाईली करप्ट एंड प्रेजुडाइज, और का जो अपना एरिया था वो बहुत ज्यादा करप्ट हो गया था। ऑन द होल द जुडिशियल सिस्टम सफर्ड फ्रॉम एक्सट्रीम, और इस वजह से यहाँ पे जुडिशियल सिस्टम जो है वो बहुत ज्यादा बिगड़ता हुआ जो है वारेन हेस्टिंग को यहाँ पे दिखता है। तो वो रिफॉर्म्स ले आते हैं, और रिफॉर्म्स क्या लाते हैं, सुप्रीम कोर्ट सबसे पहले 1774 में यहाँ पे एस्टेब्लिश होता है। उसके बाद दूसरी जो चीज़ है यहाँ पे ट्रेड रेगुलेशन और एंड अदर रिफॉर्म्स के बारे में भी हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। कहते हैं वारेन हेस्टिंग एबॉलिश सिस्टम ऑफ दस्तक और फ्री पासिस, यानी फ्री पासिस जो मिलते थे उनको भी एबॉलिश यहाँ पे करते हैं, रेगुलेट करते हैं इंटरनल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड को क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं, इनको इंटरनल ट्रेड को बढ़ाते हैं यहाँ पे, ठीक है। रिड्यूस द नंबर ऑफ कस्टम्स हाउसेज एंड इनफोर्स यूनियन टैरिफ ऑफ 2.5% फॉर इंडियन एंड नॉन इंडियन गुड्स, यानी कि यहाँ पे इंडियन और नॉन इंडियन गुड्स को क्या लगाते हैं, वो टैरिफ लगा, जिस तरीके से आपने सुना होगा डोनाल्ड ट्रम्प ने भी यहाँ पे टैरिफ लगाया था। तो प्राइवेट ट्रेड्स बाय द कंपनी सर्वेंट्स कंटिन्यूड बट विद इन एनफोर्स लिमिट, ठीक है, कुछ लिमिट तक जो आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, weavers were given better treatment and facilities were made to improve their conditions, और जो क्या कहते हैं, जो weavers थे, कि जो शाल वगैरह बनाते थे, जो कोई हाथ की बनाई हुई चीज़ें जो बनती थी, उनको थोड़ी सी बेटर जो है वो फैसिलिटी दी जाती है वारेन हेस्टिंग के द्वारा। ही आल्सो इंट्रोड्यूस अ यूनिफॉर्म सिस्टम, अ प्रीपेड पोस्टेज सिस्टम, बैंक वाज स्टार्टेड इन कलकत्ता, बैंक को भी यहाँ पे स्टार्ट किया जाता है कलकत्ता के अंदर। ही इम्प्रूव द पुलिस इन कलकत्ता एंड द डेकॉट्स वर सिविली डेल्ट विद, और जो डेकॉट्स थे, डेकॉट्स मतलब जो चोर बाजारियाँ वगैरह हुआ करते थे, उसको भी यहाँ पे जो है सिविली डेल्ट किया गया, खत्म किया गया। उसके बाद यहाँ पे रेगुलेशन एक्ट आता है 1773 का, तो इस रेगुलेशन एक्ट के अंदर भी हम तमाम चीज़ों के बारे में समझेंगे कि देखो यहाँ पे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। अगर आप देखेंगे कि केस के एग्जाम में रेगुलेशन एक्ट से बहुत सारे क्वेश्चन जो है बहुत सारे पीछे एग्जामों में पूछे गए हैं। और इस वक्त जो ट्रेंड आप देखेंगे जेके एसएसबी का भी जो है वो ट्रेंड जेके पीएससी की तरह हो रहा है, तो आपने थोड़ा सा इन रेगुलेशन एक्ट्स के जो पॉइंट्स हैं उनको भी थोड़ा सा अच्छे से समझना है। हो सकता है पॉइंट्स ही आ जाएं, और पॉइंट वहाँ पे क्या होगा, 3-4 पॉइंट्स दे देंगे और नीचे बताएंगे कि आप बताओ एक इसमें सही है, 2 सही है, 3 सही है, या सारी सही है, या 1-3 सही है वगैरह। इस तरीके से जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं आज, तो बहुत सारे क्वेश्चन जो है बनते हैं इन तमाम टॉपिक से। तो आपने बहुत ही अच्छे अंदाज में जो भी चीज़ पढ़ रहे हो तो आपने उसको किस तरीके से पढ़ना, इस तरीके से पढ़ना है कि हर एक उसमें दिया हुआ पॉइंट आपके जहन में बैठ जाए, और बैठने के बाद आप उसको अच्छा भी कर सकें एग्जाम के अंदर और अच्छा स्कोर भी कर सकें उस तरीके से, ठीक है। तो वो तमाम चीज़ें यहाँ पे हम पढ़ने की कोशिश भी कर रहे हैं, समझाने की भी कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। बस आप थोड़ा सा वीडियो के अंत तक बने रहिए, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर आपको हो जाएंगी। कहते हैं रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1773 ओपन ए न्यू चैप्टर इन द कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ द कंपनी, ठीक है। प्रीवियसली द होम गवर्नमेंट इन इंग्लैंड कंसिस्टेड ऑफ कोर्ट ऑफ द डायरेक्टर्स एंड द क्लोज ऑफ द प्रोप्राइटर, ठीक है। जिस तरीके से इंग्लैंड के अंदर गवर्नमेंट थी वो उसी मेंबर्स के डायरेक्टर्स के साथ जो है वो अपना जो है वो तालमेल रख के उस कंपनी को चला रही थी। लेकिन उसके बाद क्या होता है, द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स वर इलेक्टेड एनुअली, और हर एक साल के बाद जो है वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को इलेक्ट किया जाता है, प्रैक्टिकली मैनेज्ड द अफेयर्स ऑफ द कंपनी, और प्रैक्टिकल तरीके से यानी कि सही तरीके से उस कंपनी के जो अफेयर्स थे, उसके जो काम थे वो देखे जाते हैं, ठीक है। इन इंडिया ईच ऑफ द 3 प्रेसिडेंसीज वर इंडिपेंडेंट एंड रिस्पॉन्सिबल
ओनली टू द होम गवर्नमेंट। और जो इंग्लैंड के अंदर जो गवर्नमेंट थी, ब्रिटिश के अंदर जो गवर्नमेंट थी, उसके लिए जो वो रेस्पॉन्सिबल थे, वो तीन जो प्रेसिडेंसीज बनाई गई थी उसके लिए वो ही रेस्पॉन्सिबल थे। किसके सामने? होम गवर्नमेंट के सामने। द गवर्नमेंट ऑफ द प्रेसिडेंसीज वाज कंडक्टेड बाय द गवर्नर्स एंड द काउंसिल। और वो जो गवर्नमेंट्स थी उनको किस तरीके से चलाया जाता है, उनकी जो प्रेसिडेंसीज थी वो किसके द्वारा? उस गवर्नर के द्वारा। और गवर्नर के अंदर जो गवर्नर के साथ जो काउंसिल उसको रखी गई थी अफेयर्स को चलाने के लिए, उनके द्वारा जो है वहां पे कंडक्ट की जाती है। द फॉलोइंग कंडीशन इन्विटेड the parliamentary intervention in the company affairs. The English East Indian Company became the territorial power when it acquired the wide domain in India and also the Diwani rights, collection of revenue. ठीक है, इट अर्ली एडमिनिस्ट्रेशन वाज नॉट ओनली करप्ट बट नोटोरियस। इससे पहले जो एडमिनिस्ट्रेशन थी वो सिर्फ करप्ट ही बट नोटोरियस भी थी। ठीक है, व्हेन द कंपनी वाज ए फाइनेंशियल ट्रबल, जब कंपनी को ये जरूरत ये महसूस हुई कि यहाँ पे हम फाइनेंशियली जो है कमजोर हो रहे हैं, इट्स सर्वेंट्स वाज एफिल्यूएंट। वर एफिल्यूएंट उसके जो सर्वेंट्स थे, सर्वेंट मतलब कंपनी के जो जिम्मेदार थे, कंपनी में जो काम करने वाले थे, ठीक है, वो क्या हो गए थे? वो करप्ट बन चुके थे। The disastrous famine which broke out in Bengal in 1770, उसके बाद जो disastrous खतरनाक फेमाइन जो फैला हुआ था बंगाल के अंदर उस 1770 में, ये भी इसकी वजह से असरात जो एग्रीकल्चर के ऊपर बहुत ज़्यादा पड़े थे, जिसकी वजह से जो रेवेन्यू कलेक्शन था वो बहुत ज़्यादा कम हो गया था, जिसकी वजह से फाइनेंशियली जो पोजीशन कंपनी की वो कमज़ोर हो गई थी। एज अ रिजल्ट इसकी वजह से क्या होता था? रेवेन्यू कलेक्शन वाज पुअर। ये चीज़ मैंने बोला। इन शॉर्ट द कंपनी was on the brink of bankruptcy. In 1773 क्या किया? कंपनी approached the British government for an immediate loan. 1773 में क्या किया जाता है कि जो कंपनी है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट से क्या करती है? इमीडिएट लोन की दरखास्त करती है, अप्रोच करती है उन तक पहुंचने के लिए। ठीक है, इट वॉज अंडर देयर सर्कमस्टांसिस दैट द पार्लियामेंट ऑफ इंग्लैंड रिजॉल्व टू रेगुलेट द अफेयर्स ऑफ द कंपनी। तो क्या होता है? ये चीज मैंने आपको पहले बोली। लॉर्ड नॉर्थ जो उस वक्त जो प्राइम मिनिस्टर थे इंग्लैंड के, अपॉइंट द सेलेक्ट कमेटी टू इंक्वायर इनटू द अफेयर्स ऑफ द कंपनी, यानी कि वहां पे कुछ कमेटी बनाई जाती है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, जो इंग्लैंड के सकर लॉर्ड नॉर्थ थे, उसके द्वारा जो है यहाँ पे क्या किया जाता है? कमेटी जो है वो बिठाई जाती है जो इंक्वायरी इस चीज से करे कि कंपनी की जो फाइनेंशियल कंडीशन थी ये कमजोर क्यों हुई। द रिपोर्ट सबमिटेड, कमेटी पेड द वे फॉर द इनेक्टमेंट ऑफ द रेगुलेशन एक्ट। तो कंपनी के कमेटी ने क्या बताया? उसने बताया कि प्राइम मिनिस्टर को चाहिए कि कमेटी का गठन किया जाए ताकि, और गठन तो हो लेकिन एक रेगुलेशन एक्ट की भी जरूरत है। इनेक्टमेंट होता है लाना। ठीक है, तो रेगुलेशन एक्ट की जरूरत यहाँ पे पड़ रही है। तो प्रोविजन उस रेगुलेशन एक्ट के क्या थे? तो क्या क्या चीजें इस कमेटी ने बताई थी? तो कमेटी ने बताई थी कि टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कोर्ट ऑफ द डायरेक्टर्स वर एक्सटेंडेड फ्रॉम 1 to 4 years। तो 1 साल के लिए जो टाइम रखा है टर्म ऑफ ऑफिस, उसको अब बढ़ा के 4 साल कर दीजिए। 1/4 ऑफ देम वर टू बी रिटायर्ड एवरी ईयर। और हर एक साल के बाद 1/4 जो उसके जो मेंबर्स हैं वो क्या हो जाएंगे? रिटायर हो जाएंगे। और रिटायर्ड डायरेक्टर जो है वो दोबारा री इलेक्शन के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। उसके बाद दूसरा पॉइंट देखो, पूछा जाता है ये पॉइंट, सीधे लिखा जाता है पॉइंट और बताया जाता है कि बताओ सही है गलत है। ठीक है, तो ध्यान दे के आपने इन चीजों को सुनना भी है और उसके बाद इनको ज़हन में रख के उसको अच्छे से समझ कर करना। ठीक है, द गवर्नर ऑफ बंगाल वाज स्टाइल्ड द गवर्नर जनरल ऑफ फोर्ट विलियम हुज टेन्योर ऑफ ऑफिस वाज फॉर ए पीरियड ऑफ 5 years। 5 years के लिए जो टाइम है वो फोर्ट विलियम कॉलेज के जो गवर्नर जनरल थे उनको रखा गया। एक काउंसिल ऑफ 4 members फॉर अपॉइंटेड टू असिस्ट द गवर्नर जनरल। उसके बाद 4 member की जो एक काउंसिल है उसको भी जहाँ पे यहाँ पे बनाया जाता है, जो क्या करते हैं? असिस्ट करते हैं, मदद करते हैं अफेयर्स को चलाने के लिए। किसको? गवर्नर जनरल को। द गवर्नमेंट वाज टू बी कंडक्टेड इन अकॉर्डेंस विद द डिसीजन ऑफ द मेजॉरिटी। और वहां पे जो अफेयर्स हैं वो किस तरीके से किए जाएंगे? वो 4 मेंबर्स तो काउंसिल के थे। ठीक है, अब मिसाल के 3 जो है किसी चीज के लिए वोट करते हैं तो वो 3 जिसको वोट करेंगे 4 में से, अब एक किसी और को कर रहा है तो वो उसका वोट माना नहीं जाएगा। तो मेजॉरिटी की तरफ वहां पे बताया गया कि इस तरीके से हाँ टाई अप जो होगा तो तब गवर्नर जनरल जो है वो अपना वोट कास्ट करेंगे। तो गवर्नर जनरल हैड कास्टिंग इन केस ऑफ टाई। जब टाई होगा मतलब बराबर वोट 2-2 वोट आ जाएंगे दोनों को, तो फिर गवर्नर जनरल जहां पे की तरफ वोट करेगा वहीं वो डिसीजन माना जाएगा। द गवर्नर जनरल इन काउंसिल वाज मेड सुप्रीम ओवर द अदर प्रेसिडेंसी इन मैटर ऑफ फॉरेन अफेयर्स। और गवर्नर जनरल को इन काउंसिल का जो गवर्नर जनरल था उसको सुप्रीम माना गया किसके मैटर के अंदर? अगर वार या पीस का कुछ मामला हो तो जब उसको क्या करे? सुप्रीम रखा जाता है। और प्रोविजन वाज मेड इन द एक्ट फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता कंसिस्टिंग ऑफ चीफ जस्टिस एंड 3 other जजेस। ठीक है, इट वाज टू बी इंडिपेंडेंट ऑफ द गवर्नर जनरल इन काउंसिल। और 1774 में सुप्रीम कोर्ट को एस्टेब्लिश किया जाता है रॉयल चार्टर के द्वारा। और कहां पे? कलकत्ता के अंदर। देखो ये भी चीज आपने याद रखनी है, ये सीधे क्वेश्चन भी पूछा जाता है कभी कभार यहां से कि कब जो है वो सुप्रीम कोर्ट एस्टेब्लिश किया जाता है हिंदुस्तान के अंदर ब्रिटिश क्राउन के द्वारा। दिस एक्ट प्रिवेंटेड द सर्वेंट ऑफ द कंपनी इंक्लूडिंग द गवर्नर जनरल, मेंबर ऑफ द काउंसिल एंड द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट फॉर रिसीविंग डायरेक्टली इनडायरेक्टली एनी गिफ्ट्स इंकिंग और कैश। ये एक्ट जो है प्रिवेंट करता है कंपनी के सर्वेंट्स को भी
गवर्नर जनरल को भी, ताकि कोई गिफ्ट ये हासिल ना कर सकें, चाहे डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली किसी किंग से, ठीक है। उसके बाद इसके कुछ मेरिट्स भी हैं, कुछ डिमेरिट्स भी हैं। द सिग्निफिकेंस ऑफ द रेगुलेशन, इसके जो मेरिट्स हैं रेगुलेशन एक्ट के, दैट ब्रॉट द अफेयर्स ऑफ द कंपनी अंडर द कंट्रोल ऑफ द ब्रिटेन पार्लियामेंट, यानी पार्लियामेंट का जो ब्रिटेन का जो पार्लियामेंट था उसके जो कंपनी के अफेयर्स थे वो किसके अंदर कंट्रोल में आ गए, पार्लियामेंट के कंट्रोल में आ गए, जो ब्रिटेन के अंदर मौजूद थी। बिसाइड्स इट्स proved that the Parliament of the England was concerned about the welfare of the Indians, और ये प्रूव भी हो गया कि इंडियंस के लिए जो वेलफेयर था, मतलब जो आगे जो चलने वाली उनकी जिंदगी थी उसके लिए जो थोड़े कंसर्न भी इससे यहाँ पे इस रेगुलेशन एक्ट से देखे जाते हैं। द ग्रेटेस्ट मेरिट्स ऑफ दिस एक्ट is that it put an end to the arbitrary rule of the company and provided a framework for all future enactment related to the government of India, गवर्निंग ऑफ इंडिया। एक ये चीज़ भी हो जाती है कि जो इंडियन के अंदर जो ईस्टर्न कंपनी थी उसका जो रूल था वो लगभग खत्म हो जाता है और वहाँ पे सीधे क्राउन जो है वो डायरेक्टली रूल करने आ जाती है, ठीक है। जो भी चीज़ें जो है हो रही हैं वो इंग्लैंड से या हो रही हैं। द मेन डिफेक्ट्स ऑफ दिस एक्ट, और इसका जो मेन डिमेरिट्स था, डिफेक्ट्स था, वो क्या था, गवर्नर जनरल वाज मेड पावरलेस, गवर्नर जनरल को पावरलेस बना दिया गया काउंसिल के द्वारा। देखो सिर्फ टाई के दौरान जो है गवर्नर जनरल वोट कर सकते हैं, बाकी जगहों पे वोट ही नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा पावरलेस बना दिया गया है, बिकॉज द काउंसिल विच वाज गिवन सुप्रीम पावर ऑफन क्रिएटेड डेडलॉक बाय रूलिंग द डिसीजन। अच्छा, ठीक है। हाउएवर मेनी ऑफ दीज डिफेक्ट्स वर रेटिफाइड बाय द पीट्स इंडियन एक्ट ऑफ 1784, और दूसरा 1784 के अंदर फिर एक्ट आता है जिसको बताया गया पीट्स इंडियन एक्ट, उसके बाद रेटिफाई किया जाता है, जो कुछ डिमेरिट्स थे उनको थोड़ा सा सही किया जाता है। उसके बाद एक्सपेनिश्ड पॉलिसी ऑफ द वारेन हेस्टिंग। एक्सपेनिश्ड पॉलिसी मतलब किस तरीके से जो है उसने अपने जगहों को जाकर एक्सपेंड किया जाता, उनको यानी कि जो जगहें जो है इंडियन रूलर्स के द्वारा जो है वो क्या की जाती हैं, जो बनाई जाती हैं, उनको क्या करते हैं, उसको उन पे जो है वार करके या दूसरी कुछ चीज़ें करके उनको जो है वो अपने कब्जे में ब्रिटिश जो है वो ले लेती है, ठीक है, ब्रिटेन ले लेती है, और वारेन हेस्टिंग के द्वारा, ठीक है। वारेन हेस्टिंग वाज नोन फॉर हिज एक्सपेनिस्ट पॉलिसी, वो माने जाते हैं इस एक्सपेनिस्ट पॉलिसी के द्वारा। हिज एडमिनिस्ट्रेशन विटनेस्ड द रोहिला वार्स, द फर्स्ट एंग्लो मराठा वार एंड सेकंड एंग्लो मैसूर वार। देखो रोहिला वार भी हुई, फर्स्ट एंग्लो मराठा वार भी हुई, सेकंड एंग्लो मैसूर वार भी हुई। इसके द्वारा तो है बहुत सारा एरिया जो है ये क्या करते हैं, कवर कर लेते हैं। तो रोहिला वार 1774 में यहाँ पे हो जाती है, और किसके दरमियान हुई ये चीजें हम यहाँ पे पढ़ेंगे। कहते हैं रोहिलखंड वाज अ स्मॉल किंगडम, सिटी इन बिटवीन ओहद एंड मराठा। ओहद और मराठास के दरमियान ये एक थोड़ी सी रोहिलखंड की एक जो है यहाँ पे क्या थी, किंगडम थी। इट्स रूलर वाज हफीज रहमत खान, और इसके जो रूलर थे हफीज रहमत खान थे। ही कंक्लूडेड डिफेंसिव ट्रीटी इन 1772 में विद द नवाब ऑफ ओहद, फियरिंग दैट अटैक ऑफ मराठा, यानी मराठा के अटैक को खत्म करने के लिए, यानी कि वो डर रहे थे कि मराठा हमसे अटैक न करे, तो ओहद के साथ उन्हें एक ट्रीटी यहाँ पे बनाते हैं 1774 के अंदर। बट नो सच अटैक टुक प्लेस, लेकिन कोई अटैक होता ही नहीं है। बट द नवाब डिमांड मनी, लेकिन अटैक होने के बावजूद, अब अटैक न होने के बावजूद जो है नवाब क्या करते हैं, उनसे कुछ मनी की डिमांड करते हैं। बट रहमत खान एवेडेड मतलब मना कर देते हैं, हम नहीं देंगे। द नवाब विद द हेल्प ऑफ द ब्रिटेन इन्वेडेड रोहिलखंड, और क्या करते हैं उसके इव्स में, मतलब उसके अगेंस्ट क्या करते हैं रोहिलखंड, लेकिन क्या यहाँ मिल जाते हैं किसके साथ, ब्रिटिश के साथ, यानी ब्रिटिश के जो यहाँ पे गवर्नर जनरल के साथ मिलते हैं, और रोहिलखंड पे क्या कर देते हैं, हमला बोल देते हैं। हेस्टिंग हु सेंट द ब्रिटिश ट्रूप अगेंस्ट रोहिलखंड वाज सेवरली क्रिटिसाइज्ड फॉर हिज पॉलिसी इन रोहिला अफेयर्स, और उसके बाद उसको क्रिटिसाइज भी किया जाता है कि रोहिला रोहिला के अफेयर्स के दरमियान आपको दखलंदाजी करने की जरूरत नहीं थी। तो सेवरली क्रिटिसाइज यहाँ पे किया जाता है किसको, वारेन हेस्टिंग को। उसके बाद यहाँ पे दूसरी जो जंग होती है फर्स्ट एंग्लो मराठा वार भी होती है 1775 और 1782 के दरमियान। यहाँ पे क्या चीजें होती हैं, द मराठा वार लार्जली रिमेंड डिसयूनाइटेड सिंस द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1761 के अंदर जब थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुई, उसके बाद ये जो मराठा थे क्या रहे, डिसयूनाइटेड रहे, मतलब यूनाइटेड नहीं रहे, मतलब एक साथ नहीं रहे ये। उसके बाद अंदरूनी जो कन्फ्लिक्ट्स थे अमॉन्ग द मराठा वाज बेस्ट यूटिलाइज्ड बाय द ब्रिटिश इन देयर एक्सपेनिस्ट पॉलिसी, और बहुत सारे जो अंदरूनी जो लड़ाइयाँ थी उनकी, तो उनकी वजह से ब्रिटिश ने उनका इस्तेमाल करके अपनी एक्सपेनिस्ट पॉलिसी को यहाँ पे यूटिलाइज किया। इन 1775 में क्या होता है, डिस्प्यूट फॉर द पोस्ट ऑफ पेशवा के लिए डिस्प्यूट यहाँ पे बन जाता है मराठा के दरमियान, ठीक है। माधोराव जो थे एंड हिज अंकल रघुनाथ राव, और उसके जो चाचा थे रघुनाथ राव, उनके बीच में जो है कंफ्लिक्ट पैदा होता है पेशवा के लिए। द ब्रिटिश अथॉरिटीज इन मुंबई कंक्लूडेड ट्रीटी ऑफ सूरत विद रघुनाथ राव इन मार्च 1775 में एक ट्रीटी जो है रघुनाथ राव के साथ यहाँ पे कर लेते हैं सूरत के अंदर। कौन, ब्रिटिश। रघुनाथ राव प्रॉमिस टू सीड बेसाइन एंड सेल सिटी तो ब्रिटिश, बट लेटर
when he was unwilling to fulfill his promise। तो सबसे पहले रघुनाथ ने क्या किया, एक प्रॉमिस किया, एक वादा किया ब्रिटेन के लोगों के साथ, ब्रिटेन के बाद उसके गवर्नर जनरल के साथ कि हम जो आपको बेसेन और सल सिटी जो है आपको दे देंगे, आप मुझे कुछ बना दीजिए, ठीक है, पेशवा वगैरह बना दीजिए। लेकिन वो प्रॉमिस जो है वो फुलफिल करने के लिए वो क्या, अनविलिंग हो गए बाद में, ठीक है, और ब्रिटिश कैप्चर करते हैं उनको। दिस एक्शन ऑन द बॉम्बे गवर्नमेंट वाज नॉट अप्रूव्ड बाय वारेन हेस्टिंग, वाज नॉट अप्रूव्ड बाय वारेन हेस्टिंग, और यही अप्रूव नहीं किया वारेन हेस्टिंग ने। और 1776 वारेन हेस्टिंग सेंट कॉलोनल अपटन टू सेटल इस इशू, और कॉलोनल अपटन को जो है वारेन हेस्टिंग भेज देते हैं कि इस इशू को आप खत्म करने के लिए उसको भेज देते हैं, ठीक है। ही कैंसल द ट्रीटी ऑफ और ट्रीटी के जो शर्त जो हुई उसको कैंसिल की, ट्रीटी ऑफ पुरंदर विद नाना फडणवीस ने इसके साथ उन्होंने एक ट्रीटी कर दी जो अनदर मराठा लीडर्स थे। अकॉर्डिंग दिस ट्रीटी माधवराव सेकंड जो है वो एक्सेप्ट करते हैं एंड न्यू पेशवा उसको बना दिया जाता है, और ब्रिटेन रिटेन सल्सिटी, और ब्रिटेन को क्या किया जाता है, सल्सिटी अलॉन्ग विद द हैवी वार इंटीमेसी, और वार इंटीमेसी के साथ उनको सल्सिटी जो है वो दी जाती है, ठीक है। तो किस तरह से ये चीज़ें कर रहे थे। हाउएवर द होम अथॉरिटीज रिजेक्टेड द ट्रीटी ऑफ द पुरंदर, और होम अथॉरिटीज जो थी वो क्या करती है, रिजेक्ट करती है पुरंदर की ट्रीटी को। वारेन हेस्टिंग आल्सो कंसिडर द ट्रीटी ऑफ पुरंदर एज ए स्क्रैप ऑफ पेपर। देखो ये भी वारेन हेस्टिंग भी कहते हैं कि ये स्क्रैप ऑफ पेपर था, ये जो ट्रीटी थी स्क्रैप ऑफ पेपर था, एंड सैंक्शन ऑपरेशन अगेंस्ट द मराठा, और एक ऑपरेशन जो है वो सैंक्शन करते हैं किसके अगेंस्ट, मराठा के अगेंस्ट। इन द मीन टाइम द ब्रिटिश फोर्स सेंट बाय द मुंबई गवर्नमेंट वाज डिफीटेड बाय द ब्रिटेन, और उस वक्त जो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है जो जिन ब्रिटिश फोर्सेस को वहाँ पे भेजते हैं उनको जो है वो क्या मिलती है, हार वहाँ पे मराठा के द्वारा मिलती है। और उसके बाद क्या होता है कि 1781 में क्या होता है, वारेन हेस्टिंग डिस्पैच्ड ब्रिटिश ट्रूप्स अंडर द कंपनी अंडर द कमांड ऑफ द कैप्टन पोपहम, ही डिफीटेड द मराठा चीफ, और मराठा चीफ को वो हरा देते हैं। महादाजी सिंधिया जो है इन ए नंबर ऑफ स्मॉल बैटल्स एंड कैप्चर, ग्वालियर और गया को क्या करते हैं, कैप्चर करते हैं। लेटर इन मई कब 1782 में ट्रीटी ऑफ सलभई जो है वो साइन होती है वारेन हेस्टिंग और महादाजी सिंधिया के दरमियान। रिकॉर्डिंग सेल्सियड बेसाइन जो है गिवन के दे दिया जाता है ब्रिटेन को, रघुनाथ राव जो है पेंशन ऑफ, और माधवराव सेकंड जो है एक्सेप्ट करते हैं एज ए पेशवा, ठीक है। और सलभाई की ट्रीटी जो है एस्टेब्लिश होती है ब्रिटिश इन्फ्लुएंस इन द इंडियन पॉलिटिक्स, और उसकी वजह से जो है ब्रिटिश का जो इन्फ्लुएंस था इंडियन पॉलिटिक्स के अंदर जो है वो दखल अंदाजी जो है होना शुरू हो जाती है। इट प्रोवाइडेड द ब्रिटिश 20 ईयर ऑफ पीस विद द मराठा, और 20 साल का जो तवील जो है वो अमन था वो मिल जाता है इस ट्रीटी के द्वारा। द ट्रीटी वाज एनेबल द ब्रिटिश टू exert pressure on Mysore with the help of the Maratha in recovering their territory from हैदर अली, और ये क्या करते हैं, ये एक प्रेशर बनाते हैं यहाँ पे मैसूर के ऊपर मराठा के द्वारा, ताकि उनकी जो ट्रीटी थी जो हैदर अली के अंदर थी उनको क्या कर दिया जाए, रिकवर कर दिया जाए। द ब्रिटिश ऑन द वन हैंड सेव्ड देमसेल्व्स फ्रॉम द कंबाइंड opposition of the Indian powers, and on the other hand succeeded in dividing the Indian powers, और ये कामयाबी हो जाते हैं, क्या करते हैं, ये इंडियन की जो पावर्स उसको क्या करते हैं, ये तकसीम कर देते हैं अलग अलग पावर्स के अंदर। उसके बाद यहाँ पे सेकंड एंग्लो मैसूर वार हो जाती है, ठीक है, 1780 और 1784 के दरमियान। कहते हैं द फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार टुक प्लेस जो है कब हुई थी, 1769 से 1769 के दरमियान। हैदर अली emerged victorious against the British, and at the end of the war a defensive treaty was concluded between हैदर अली और ब्रिटिश के दरमियान एक डिफेंसिव ट्रीटी जहाँ पे एस्टेब्लिश होती है। आफ्टर 11 साल के बाद सेकंड मैसूर वार जो है यहाँ पे ब्रोक डाउन हो जाती है, एंड मेन काज ऑफ द सेकंड मैसूर वार वाज गिवन, कुछ काज है जो यहाँ पे नीचे दिए गए। ब्रिटेन जो है फेल हो जाए टू फिल द टर्म ऑफ डिफेंस ट्रीटी, एंड हैदर अली वाज व्हेन ही वाज अटैक्ड बाय द मराठा इन 1771 के दरमियान। 71 के अंदर जब मराठा हैदर अली को अटैक करते हैं मराठा, तो जो ट्रीटी की थी उसने किसके साथ, डिफेंसिव ट्रीटी की थी, किसके साथ, ब्रिटेन के साथ, तो वो ब्रिटेन जो वहाँ पे फेल हो जाते हैं इनको डिफेंस देने के लिए। देयरफॉर देयर वाज एन आउटब्रेक ऑफ द हॉस्टिलिटीज बिटवीन द इंग्लिश एंड द फ्रेंच एंड एले ऑफ हैदर, इन हैदर के जो एले थे ड्यूरिंग द अमेरिकन वार ऑफ इंडिपेंडेंस, द ब्रिटिश कैप्चर्ड माही, और ब्रिटिश जो है वो क्या करते हैं, माही को कैप्चर करते हैं। फ्रेंच सेटलमेंट जाती विद इन द हैदर टेरिटरीज, जो फ्रेंच सेटलमेंट थी, ठीक है। हैदर अली formed a grand alliance with the Nizam of Hyderabad and the Maratha against the British in 1779 के अंदर जो है क्या करते हैं, ये एक बहुत जबरदस्त अलायंस जो बनाते हैं निजाम ऑफ हैदराबाद और मराठा के दरमियान ब्रिटिश के खिलाफ, ठीक है। तो यहाँ तक हमने ये चीज़ें कवर की हैं, कुछ चीज़ें रही भी हैं, बहुत सारी चीज़ें। तो इस वीडियो के अंदर जो है हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी से आगे बिल्कुल कोई भी चीज़ कट वहाँ पे नहीं होगी, बस सेम इसी के आगे हम यहाँ पे बढ़ेंगे। इनके बाकी जो पॉइंट्स है वो भी हम कवर करेंगे। वारेन हेस्टिंग, देखो बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको वारेन हेस्टिंग के बारे में बताई, तो बहुत इंपॉर्टेंट, और इसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप देखना, आप ये एक बार चैप्टर पढ़िए, उसके बाद जाइए आप वारेन हेस्टिंग के बहुत सारे जो पीछे एग्जाम में पूछे गए हैं सवाल वारेन हेस्टिंग के द्वारा, तो आपको सारे सवालों के जवाब इस वीडियो के अंदर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो बस आपसे गुजारिश यही रहती है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और बेल के आइकन को भी प्रेस करते हैं, जो भी यहाँ पे वीडियो आपको मिलेगी उसके द्वारा, तो आपको उसका अपडेट आप तक मिल जाएगा और आसानी से आप इस वीडियो को देख भी सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल
इस वीडियो के अंदर इतना ही। थैंक यू, खुदा हाफिज़।